नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का, और खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि ऑनलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यक्रम में जुड़ेंगे और तमाम जो योजनाओं के लाभार्थी हैं उनसे रूबरू होंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा तमाम राज्यों में बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों के साथ करेंगे संवाद। वर्चुअल माध्यम के जरिए ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और लाभार्थियों से योजनाओं को लेकर जानकारी लेंगे, किस तरह से उन्हें लाभ मिल रहा है। 10 जिलों में केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे मौजूद। आगरा समेत 9 जिलों में मौजूद रहेंगे मंत्री, खुद मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। और टीएन मिश्रा जी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए लाइव। टीएन मिश्रा जी, जिस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत को विकसित करने के लिए और सरकार की जो योजनाएं हैं कल्याणकारी, उनका लाभ जन जन तक पहुंचे, इसको लेकर पूरी यात्रा निकाली गई है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन माध्यम से तमाम लाभार्थियों से रूबरू हो रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं ग्राउंड पर, और किस तरह से तमाम मंत्री और अन्य जो नेता हैं वो इस कार्यक्रम में आज शामिल होंगे? संकल्प यात्रा जो है लाभार्थियों पे जो है संवाद किए है और आप प्रधानमंत्री खुद उनसे संवाद भी करेंगे। और प्रधानमंत्री क्या है, जो लोकसभा का चुनाव है उसको नजर जो सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे, तो यह भी उसी लोगों को बताएंगे कि किस तरह जो लोगों को जाएं और लोगों से मिले और कैसे अपनी योजनाओं को जो सरकार काम कर रही है वो आम जन तक पहुंचे। तो जो संकल्प यात्रा इसी कड़ी के तहत है, यूपी में आज 9 मंत्री खुद मौजूद रहेंगे और सीएम खुद इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। जब प्रधानमंत्री जुड़ेंगे तो उनके साथ लखनऊ से जो है कौशल किशोर हैं, राज्य मंत्री वो रहेंगे। आगरा से एसपी सिंह बघेल जी रहेंगे। फतेहपुर से निरंजन ज्योति जी रहेंगी। गाजियाबाद से जो है जनरल बीके सिंह रहेंगे। लखीमपुर खीरी से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी रहेंगे। और अमेठी से स्मृति ईरानी जुड़ेंगी। और वहीं चंदौली से जो है महेंद्र नाथ मंत्री जुड़ेंगे। तो ये जो बड़े बड़े मंत्री हैं, यूपी में जो मंत्री हैं, ये सारे लगातार जो है लोगों को जो है भी कर रहे हैं और पहुंच चुके हैं अपने इलाके में। वहाँ तैयारियां भी हो गई हैं और अब ये जब प्रधानमंत्री कार्यक्रम शुरू होगा जुड़ेंगे और उसके बाद सीधे रूबरू होंगे और लोगों से उनकी बात भी कराएंगे। टीएन मिश्रा जी, एक और सवाल, जिस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में, अगर हम समझे, इस बीच आपको रोकना चाहेंगे, तस्वीरें अपने दर्शकों को एक बार दिखा दें। जो कार्यक्रम है उसकी दरअसल एक तरह से शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे अब से कुछ ही देर बाद। और इसी के साथ साथ ग्राउंड पर क्या तैयारियां की गई हैं वो भी हम जान रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाभार्थियों से संवाद करेंगे टीएन मिश्रा जी, तो किस तरह से वो अपनी बात रख सकते हैं? चूंकि जब इस पूरी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई और जिस तरह से 2047 तक भारत को विकसित करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके तहत जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है, प्रधानमंत्री किस तरह से अपनी बात रख सकते हैं? किन किन चीजों को लेकर वो अपनी आज के संबोधन में जिक्र कर सकते हैं मुद्दों का? प्रधानमंत्री जो युवाओं के लिए कर रहे हैं, गाँव के लिए कर रहे हैं, और जो जो योजनाएं चल रही हैं, गरीबों को राशन वितरित है या जो भी काम कर रहे हैं, सड़कों का विस्तार है, बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, राम जन्मभूमि के लिए जिस तरह काम हो रहा है, तो सारी योजनाओं को पूरे देश में जो है जो चल रहा है काम, भाजपा उसको लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर पूरी तरह बुनाने पे उतर रही है। अब भाजपा में ऐसा कुछ जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो हर स्तर पे बताया जा रहा है, चाहे वो राज्य हो और चाहे केंद्र हो। तो केंद्र की अगुवाई खुद प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री लाभार्थियों को सीधे बताते भी हैं कि उनकी सरकार ही है जो उनके साथ खड़ी है। कोरोना में किस तरह लोग उनके साथ खड़े थे, किस तरह सरकार खड़ी हुई और आज कोरोना इस भारत से जो एकदम नेस्तनाबूद हो गया। तो उनका सीधा कह रहता है कि जो काम किया जा रहा है वो बताते भी हैं कि मैंने आपके लिए किया है, आपके लिए मैं कर रहा हूँ और हमारी क्या योजना है। 2045 में भारत को किस स्तर पर ले जाना चाहे, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो ये बातें उनसे करेंगे। उनके मंत्री भी लगातार बात कर रहे हैं। अभी लखनऊ में भी आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है, तो मैंने जो कार्यक्रम प्रदेश में आयोजित किए गए हैं, ये माना जा रहा है पूरा जो है भाजपा की लोकसभा की तैयारी है और उसी के मद्देनजर आम लोगों को जोड़ेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर ओपोजिशन लगातार सरकार को घेर रहा है और कह रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं इसके माध्यम से अपना खुद का प्रचार कर रही है। लेकिन इसके इतर विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चली है तमाम इलाकों से, उसका लाभ
किस तरह से आम जनता को मिला है? क्या इसको लेकर भी किसी प्रकार का अपडेट दिया गया है सरकार की ओर से, या जो जिला प्रशासन है वो जानकारी दे रहा है? जिला प्रशासन और सरकार सब मिल के तैयारी कर रहा है। तो जो तैयारी चल रही है वो सरकार की तैयारी है। तो सरकार जो तैयारी कर रही है तो अपनी योजनाएं बताएगी, स्वाभाविक है। तो असली उद्देश्य है कि अपनी योजनाओं को बताना, लोगों को बताना कि हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आप अगर हमारे साथ हैं तो मैं भी। अब 3 राज्यों में जब से भाजपा की और प्रचंड बहुमत मिल गया है तो भाजपा नेता उत्साहित है। वो भी कहते हैं विपक्ष तो सिर्फ आरोप लगा रहा है, तो विपक्ष के आरोपों को जो खारिज करने के लिए वो और जो है इसको तेजी से लागू करते हैं। भाजपा जो काम करती है वो पूरे जो है जोशो खरोश से करती है, पूरा हर कील कांटा मजबूत करके काम करती है। तो भाजपा की तैयारियों के बारे में किसी को शक नहीं, क्योंकि जितना देश कैडर इसके पास है जितना कैडर किसी के पास नहीं है। तो कैडर वाइज पार्टी है, अपना पार्टी के नेता से लेकर के और मंत्री तक लगातार जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को अपने पास रख रहे हैं। एक आखिरी सवाल और टीएन मिश्रा जी, इस पूरी योजना का विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से किस तरह से जनता पर प्रभाव पड़ा है? चाहे हम जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के संदर्भ में समझे, या फिर एक जिस तरह से अपनी पहुंच पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक जो बीजेपी का नारा रहता है उसके तहत किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है इस पूरी यात्रा के जरिए सरकार को लेकर? पब्लिक तो लगातार जो बीजेपी के लोग जहां तक जुटते रहते हैं तो वो उसके फेवर में होती रहती है। तो ज्यादातर जो है विरोध पार्टी के नेता तो करते हैं, लेकिन पब्लिक लोग बीजेपी का मुखर विरोध नहीं करती। वो बीजेपी योजनाओं से जो है संतुष्ट दिखाई देती है और उसी का परिणाम भी है कि अभी जो चुनाव हुए उसका परिणाम सामने दिखाई भी दिया है कि तमाम दावे जो थे वो सब फेल हो गए। और बीजेपी के जो आंतरिक नीचे ग्राउंड लेवल से बीजेपी के लोग तो जब जुड़ गए हैं तो ग्राउंड लेवल से कार्यकर्ता भी जुड़ा और ग्राउंड लेवल के लोग भी जुड़े, क्योंकि अगर गरीब को राशन मिल रहा है तो ये राशन कोई नहीं, राशन से गरीब इतना है। बिल्कुल टीएन मिश्रा जी, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, माफी के साथ आपको रोकूंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और संबोधित कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, आप सभी का इन्फिनिटी फोरम के दूसरे एडिशन में अभिनंदन है। मुझे याद है जब दिसंबर 2021 में हम पहले इन्फिनिटी फोरम के दौरान मिले थे तो पैंडेमिक की जगह से उसकी वजह से दुनिया में कितनी अनसर्टेनिटी थी। हर कोई ग्लोबल इकोनॉमिक तो इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां संबोधित करते हुए आपने सुना। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे बड़ी खबर का। गोरखपुर के दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे गोरखपुर पहुंचते हुए दिखाई देंगे, यानी करीबन 20 से 25 मिनट में सामूहिक विवाह का यहां कार्यक्रम हो रहा है और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। 1500 बेटियों का विवाह यहां पर किया जा रहा है और इसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बड़ी खबर, अहम जानकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। अब से कुछ ही देर बाद अपने गृह जिला गोरखपुर पहुंचते हुए दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है। 1500 बेटियों की शादी यहां कराई जा रही है और यहां पर पहुंचकर इन तमाम जोड़ों को आशीर्वाद देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से होगा और कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम स्थल की। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसके तहत भी जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस तरह से देखा जाए तो कई कार्यक्रम दरअसल यहां पर हैं और कार्यक्रम में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत संबोधित करेंगे उस संबोधन को सुनेंगे। हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुभाष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर पहुंच रहे हैं, 2 दिनों का पूरा कार्यक्रम रहने जा रहा है, किस तरह से कार्यक्रम रहेगा? और जिस तरह से यह खबर है कि 1500 बेटियों को आशीर्वाद देंगे, उसके बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी वो शामिल होंगे, क्या तैयारियां हैं और मुख्यमंत्री कितनी देर में पहुंचेंगे? बिल्कुल रितेश, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 15 से 20 मिनट में जो है कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और आपको बता दें कि 1500 बेटियों को आज वहां पे आशीर्वाद देंगे।
और वो उनके शादियों का गवाह बनेंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर में 1500 जोड़ों का आज जो है विवाह हो रहा है, सामूहिक विवाह हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचकर आशीर्वाद देने वाले हैं। साथ में ये भी बता दें कि 1500 जोड़ों में लगभग 30 से 35 जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनका भी निकाह हो रहा है। इसका जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदे साक्षी बनेंगे। आपको बता दें कि इस शादी में लगभग सरकार 51,000 रुपए खर्च करती है और साथ ही जो है 35,000 रुपए लड़कियों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के बाद महादेव झारखंडी में जाएंगे, जहां पे विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के जो है स्पीच को सुनेंगे, संबोधन को सुनेंगे और साथ ही 5 योजनाएं जो है पीएम की स्वनिधि योजना, आयुष्मान योजना व उज्ज्वला योजना आधार अपडेट कैंप लगाया जाएगा, तो कैंप का वो अवलोकन करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि भूमि पूजन करेंगे। यानी प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के अंदर जो आवासों की स्वीकृति हुई है उसकी भूमि पूजन भी करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री जो वापस जो है गोरखनाथ मंदिर चले जाएंगे और रात्रि विश्राम करने के बाद यानी कि 10 तारीख को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के द्वारा जो है साप्ताहिक समापन समारोह का कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी 10 तारीख को शिरकत करने वाले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष, नजरें बनाए रखिए, लगातार आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के गोरखपुर के दौरे पर हैं और कई कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे। उधर मऊ हादसे पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा आदेश सामने आया, जहां मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 2-2 लाख रुपए दिए जाने का ऐलान यहां पर कर दिया है। गंभीर घायलों को दिए जाएंगे 50,000 रुपए। घायलों का निःशुल्क इलाज हो रहा है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, दीवार गिरने के चलते हादसा हुआ था, 6 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल हुए थे। घायलों के लिए एक तरह से मरहम लगाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन निर्देशों के हवाले से 2-2 लाख रुपए पीड़ित परिवारों को दिए जाएंगे और जो घायल हुए हैं उन्हें भी मुआवजे का ऐलान यहां किया गया है। मऊ हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया है। आपको बता दें कि दीवार गिरने से यह बड़ा हादसा पेश आया था। उधर राम मंदिर का निर्माण लगातार चल रहा है और राम मंदिर निर्माण समिति की आज बैठक होगी। 2 दिवसीय बैठक है, जिसका पहला दिन आज रहने जा रहा है और मंदिर समिति के तमाम बड़े जो पदाधिकारी हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। खासतौर पर चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा पहुंचे हैं अयोध्या और जो महासचिव हैं चंपत राय वो भी होंगे इसमें शामिल। जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और चेयरमैन नृपेंद्र अभी रहेंगे मौजूद। डॉक्टर अनिल मिश्रा, टाटा के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। 31 दिसंबर तक सभी कार्य पूरा करने की जो तैयारियां हैं वो अब अंतिम चरण में हैं, ज्यादा समय नहीं बचा है। और आज की और कल की बैठक के माध्यम से यानी 2 दिनों की बैठक के माध्यम से और जानने का प्रयास ये किया जाएगा किस प्रकार से जो कार्यक्रम चल रहा है उसको सही समय पर पूरा कर लिया जाए, ताकि जो तैयारियां हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। और इसके मद्देनजर ये 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत आज से हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं, उसको लेकर आज चर्चा होगी, समीक्षा यहां की जाएगी। और बीएस लाठी हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बीएस लाठी, हम तस्वीरों के माध्यम से तो लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से जोरों शोरों से जो तैयारियां हैं मंदिर को लेकर चल रही हैं। निर्माण कार्य बहुत तेज गति से हो रहा है और प्रथम तल और पूरा आकार लेता दिखाई दे रहा है। और इस बीच खबर है कि 2 दिवसीय बैठक है आज और कल मंदिर समिति की, किस तरह से चर्चा होगी, क्या कुछ एजेंडा रहेगा? सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, कल जो ताजा ट्रस्ट ने तस्वीर जारी की थी जो भगवान राम मंदिर का, कि कल लगभग जो काम है वो पूरा हो चुका है। जो काम थोड़ा है अधूरा है, आज उसकी पहले जो बैठक होती थी वो 1 महीना 3 महीना पहले होती थी, पर अब बैठक महीने में 2 बार होती है। तो उसी कड़ी में जो आज बैठक है, कल ही शाम को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो ट्रस्ट ने साझा तस्वीर की थी देश के लिए देखने के लिए कि अब राम भक्तों अयोध्या में इतना कार्य हो चुका है, ये राम जन्मभूमि का ताजा निर्माण है, इतना का भी काम बाकी है। तो आज उसी कड़ी में नृपेंद्र मिश्रा जो है
के सचिव चंपत राय मिश्रा हो, अनिल मिश्रा हो या राजा अयोध्या हो, तो जो जितने भी सदस्य जिलाधिकारी सदस्य रहते हैं, तो उन सारे अधिकारियों के साथ सुबह 10:30 बजे से बैठक शुरू हो चुकी है। एल&टी के औद्योगिक एल&टी के अधिकारी जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ बैठक होगी, और बैठक में जो भी कितने लोग, उसमें ये भी देखा जाएगा कि कितने वीवीआईपी, जैसे 2500 से 3000 वीवीआईपी पहुंचने का वो भी उसमें लक्ष्य रखा गया है। तो वीवीआईपी आएंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ बैठेंगे, उनके बैठने की व्यवस्था होगी। प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री कहाँ रहेंगे, कहाँ काशी के विद्वान रहेंगे, कहाँ साधु संत रहेंगे, कहाँ लेखक रहेंगे, कहाँ ज्योतिषाचार्य रहेंगे। तो तमाम अलग अलग जो लोगों को निमंत्रण दिया गया है, इस सबको हालात पे देखते हुए ये भी वो होगा, और उसके बाद में कितना काम बाकी है और कितने तेजी से और काम पूरे करने के लिए उसके भी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जी बीएस लाठी, क्या इस पूरी बैठक को लेकर इसमें चूंकि बताया जा रहा है कि अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे, यानी एक तरह से जो मंदिर समिति है, निर्माण समिति है, उसको भी अवगत कराया जाएगा किस प्रकार से जो काम यहां पर हो रहा है वो समय अवधि के अनुसार ही पूरा हो पाए, इसको लेकर भी अपडेट्स? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए रितेश, तो जो यहाँ का जिला प्रशासन है या कमिश्नर की बात की जाए या जिला अधिकारी की बात की जाए, तो ये राम मंदिर में पदेन सदस्य होते हैं सरकार की तरफ से। जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसकी वो पदेन सदस्य होते हैं। तो हर जब भी बैठक होती है उसमें जिलाधिकारी और मंडला कमिश्नर वो बैठक में शामिल होते हैं, और बैठक में क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था, चाहे लाइटिंग की बात की जाए, कल रामलला को उनको लाइट अस्थायी तौर पे अभी तक जो वहां लाइट, परमानेंट लाइट का कनेक्शन दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यूपीसीएल को भी धन्यवाद दिया है। तो जिले के चाहे अधिकारी हो, चाहे बिजली विभाग के अधिकारी हो, जिससे उस राम मंदिर में जितने भी जुड़े हुए अधिकारी। जी तो लगता है बीएस लाठी कनेक्शन कट गया है। बहरहाल बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। दरअसल 2 दिवसीय बैठक निर्माण समिति की आज से शुरू हो रही है, और इस पूरे कार्य को लेकर यहां पर समीक्षा होगी, चर्चा यहां पर की जाएगी, और तैयारियां जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो रही हैं उसको भी कहीं ना कहीं अंतिम रूप किस प्रकार से दिया जा रहा है वो भी यहां पर जानने का प्रयास होगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे जो इस बीच सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, कांग्रेस के खिलाफ होगा धरना प्रदर्शन। सांसद धीरज साहू की काली कमाई के खिलाफ बीजेपी करेगी हल्ला बोल। झारखंड में कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकाने से 200 करोड़ से भी ज्यादा का कैश बरामद किया गया है आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान, और इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर काफी ज्यादा आक्रामक है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। और अब इस कड़ी में आपको बता दें कि बीजेपी करेगी धरना प्रदर्शन। लखनऊ में यह पूरा कार्यक्रम होगा। तो वहीं अखिलेश यादव आज प्रेस वार्ता करेंगे। बताया जा रहा है सपा कार्यालय में 12 बजे पीसी होगी, और कई बड़े मुद्दों पर अखिलेश यादव अपनी बात रख सकते हैं, और निश्चित रूप से कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास भी अखिलेश यादव की ओर से यहां किया जाएगा। लगातार अखिलेश यादव एक के बाद एक सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, और कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा, चूंकि चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। और इस लिहाज से देखा जाए तो आज की पीसी काफी महत्वपूर्ण। क्या कुछ अखिलेश यादव आज की प्रेस वार्ता में अपनी बात के दौरान रखते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद सपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित अखिलेश यादव कर सकते हैं, और जिस तरह से बताया जा रहा है कई मुद्दे हैं जिसको लेकर अखिलेश यादव आज अपनी बात रखेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तौकीर किदवई हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तौकीर, क्या कुछ जानकारी अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? देखिए, अभी फिलहाल आज जो समय पहले निर्धारित किया गया था 12:30 बजे का, उसे चेंज कर दिया गया। 4:30 बजे प्रेस वार्ता रखी गई अखिलेश यादव की तरफ से, क्योंकि इसके पीछे वजह ये भी बताई जा रही है क्योंकि आज जयंत चौधरी भी लखनऊ में मौजूद है, और 12:30 बजे उनका भी एक कार्यक्रम रखा गया। उनके पार्टी की एक बैठक है जिसमें जयंत चौधरी शामिल होने लखनऊ पहुंचे हैं। तो माना यह जा रहा है कि टाइम एक जैसा होने की वजह से अखिलेश यादव ने अपना टाइम समय बदला है। इस प्रेस वार्ता के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो मध्य प्रदेश चुनाव का समीकरण भी हो सकता है, और इसके अलावा कई लोगों के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के पीछे की वजह बताई जा रही है कि आज अखिलेश यादव कई लोगों को पार्टी में शामिल करेंगे। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के चुनाव में नजर आया, जैसा अखिलेश यादव वहां चुनाव लड़ने गए थे, वहां पर किस तरह समीकरण है, और आने वाले गठबंधन के चुनाव साथ लड़ने की जिस तरह लोकसभा चुनाव है उसमें किस तरह से समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सेदार होगी, उसको लेकर भी आज लोग प्रचार करने वाले हैं। तो आखिर इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, चूंकि अब प्रेस वार्ता होगी तो पत्रकार सवाल भी करेंगे, और सबसे बड़ा सवाल इंडिया अलायंस को रहकर ही होने वाला है। जिस तरह से आपने भी बताया
ऐसे में अखिलेश यादव का इस वक्त जो मिजाज है वो क्या दिखाई दे रहा है? चूंकि जो प्रवक्ता हैं सपा के वो इस तरह से कह रहे हैं कि कांग्रेस को सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2 सीटें मिलेंगी। इस लिहाज से देखा जाए तो क्या कुछ संकेत भी दे सकते हैं आज अखिलेश यादव पीसी के माध्यम से? हाँ, देखिए, ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, कई तरह के समीकरण जो बदलते हैं इस नतीजों की वजह से। जिस तरह से कांग्रेस अगर ये चुनाव जीतती तो काफी माना जा रहा था कि उसका एक वजन बढ़ जाता और वो गठबंधन में एक बड़े भाई की भूमिका में नजर आते। लेकिन जिस तरह से चुनाव में हार मिली, 3 राज्यों में सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं अब जो बड़े राज्य है वहां पर उनको बड़ी पार्टियों का अब जो भी एक तरीके से जो निर्णय होगा उसे मानना होगा। अखिलेश यादव की भूमिका बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां पर जो चुनावी पंडित थे वो कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनना तय है, ऐसे में वहां पर हार मिली। तो इसलिए अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के बिना सोचना संभव नहीं होगा कांग्रेस के लिए। इसलिए अगर समाजवादी पार्टी कोई भी रणनीति तैयार करेगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को चलना पड़ेगा। अभी फिलहाल चंद्रशेखर को लेकर भी चर्चा है कि चंद्रशेखर को भी अपने साथ जोड़ना है गठबंधन में। फिलहाल अब अखिलेश यादव की भूमिका उत्तर प्रदेश में जरूर बढ़ी है। तौकीर, यानी आप कह रहे हैं कि काफी कुछ समीकरण बदल गए नतीजों के बाद। बहुत शुक्रिया आपका तौकीर तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी लखनऊ का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल की कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें हिस्सा लेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं जो आरएलडी की तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। इस कार्यकारिणी की बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष होंगे शामिल। सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हिस्सा होंगे। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से भी मिलेंगे आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी। और अब एक नजर फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों पर। प्रदेश में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों का तबादला, 42 अपर पुलिस अधीक्षक के तबादले। खनिज विभाग में अवैध खनन का भंडाफोड़, पुलिस ने बीजेपी नेता को रोका। उन्नाव में जहरीली शराब कांड में 5 आबकारी निरीक्षक सस्पेंड, शराब पीकर हुई 2 की मौत, 1 का इलाज जारी। फतेहपुर में पीएसी के जवान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट में पत्नी और ससुराल पक्ष को मौत का जिम्मेदार ठहराया। इटावा में थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने सड़कों पर सुरक्षा का लिया जायजा, रेहड़ी पटरी वालों को जारी किए सड़क से दूरी बनाए रखने के निर्देश। अलीगढ़ में हादसा, 2 बाइकों की टक्कर, हादसे में महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल। इटावा में 10 दिसंबर को होगा ऐतिहासिक महोत्सव का उद्घाटन, 65 फुट ऊंचे टावर झूले का पहली बार दर्शक उठाएंगे आनंद। अलीगढ़ से सामने आया लापरवाही का मामला, प्राइवेट बस की स्टीयरिंग फेल होने से बाइक सवार बना निशाना, 1 की मौत, 4 घायल। फर्रुखाबाद में माफिया की मदद कर रहे सरकारी अधिकारी अनुपम दुबे का खाता सीज होने के बाद भी 3.5 करोड़ का हुआ भुगतान, अधिकारियों की होगी जांच। राज्य में 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, 25 साल बताई जा रही आरोपी की उम्र, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए जनता टीवी।